ओके, सो क्या है कि जब हमें किसी भी चीज़ को ऐड कोई भी फार्मूला इंप्लीमेंट करना हो तो सबसे पहले इक्वल का साइन प्लेस करना होता है, ठीक है। उसके बाद जिस जो जिसके ऊपर ओके इंप्लीमेंट करना है, जिस सेल के ऊपर, द सेल इज ए, ठीक है। तो सेल ए मेरे पास क्या है, ये है 4, सेल ए में मेरा 4 पड़ा हुआ है, सेल ए के अंदर की वैल्यू क्या है, C10, और उसके बाद सेल डी क्या है मेरे पास, दैट इज D10, सेल बी। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो इन दोनों की वैल्यूज को वो आपस में ऐड कैसे कर रहा है, इक्वल साइन उसके बाद C10 प्लस D10, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म बेसिक। अब देखिए इन दोनों के अंदर मैंने फार्मूला लिखा हुआ है तो मुझे इन दोनों का ये सम शो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने इसको इस सेल को मैंने फार्मूले में इंक्लूड नहीं किया तो इसको इसमें ऐड भी नहीं करा। अब मुझे बताओ कि लेट्स से कि मैंने इसको इसका सम भी शो करवाना तो मैं क्या करूंगा फार्मूले के अंदर, तो इसका सम भी शो कहा। यस मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने अगर इन दोनों को ऐड करना था तो मैंने फार्मूले में लिख दिया, अगर मैं सेल ये तीसरे का भी मैं इसमें यस। सम इंक्लूड करा तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो सर बस इसमें प्लस E10 लिखना और E10, बस E10 लिखूंगा, एंटर करूंगा तो ये होगा। अब इसमें तो ये है कि लेट्स से मेरे पास यस। एक दो वैल्यूज हो, अगर मैंने उनको सम करना है तो इसका मतलब है कि मैं इसको ओके क्या कर लूंगा कि मैं इसको जो है ना ऐसे सिंपली आपस में सेल्स को लिख के राइट कर लूंगा, ये तो काफ़ी इजी अप्रोच है। लेकिन लेट्स से मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मेरे पास ये वैल्यूज़ हैं पूरी, मेरे पास ये पर्टिकुलर रो है ये सारी, ये और मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, यस। सॉरी ये इसको मैं ओके, मेरे पास ये पर्टिकुलर काफ़ी वैल्यू है यहाँ के सेल बी के अंदर, यहाँ से 10 से लेकर 22 तक मेरे पास इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने लेट से अगर यहाँ पे इसका सम डिस्प्ले करवाना है, लेट से कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसका सम डिस्प्ले हो, तो ये इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट मी टू, मैं पहले लिखूंगा D11 D10 D11 D12 और डी यहाँ तक प्लस साइन लिखता जाऊंगा, ये तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो अब इसके लिए जो मैंने हमें अप्रोच यस। इंट्रोड्यूस करवाई है जो एक्सेल वालों ने, दैट उन्होंने हमें एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज सम फार्मूला। मैं उसको प्लेस करने के लिए लिखूंगा इक्वल, फिर लिखूंगा सम, देखिए ऑटोमेटिकली ये फार्मूला आ गया सम, ठीक है। अब सम के अंदर देखो उसने बताया हुआ ओह है कौन कौन से नंबर है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये तो यहाँ मैं ऐसे लिखूँ ना डायरेक्ट कि मैंने किस किस को ऐड करना है, C10 को करना है, 11 12 13 14 15 16 17 सबको ऐड करना है। एक तो ये मैं ऐसे करूँ, और एक ये तरीका कि मैं इसको ये रेंज दे दूँ ऐसे करके, ऐसे ये मैंने इससे रेंज दे दी फ्रॉम D10 टू D22। अब मैंने ब्रैकेट प्लेस करनी है और मैं इसको जब एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज का जो है ना सम मुझे डिस्प्ले करवा देगा। तो ये बेसिक एक सम ओके। का फार्मूला था, ठीक है। ये फंक्शन है सम का, और जो हमने पहले इंप्लीमेंट किया था वो फार्मूला था। सर अगर मतलब सी ए सेल ए में भी ऐसी वैल्यूज पड़ी हो और इतनी वैल्यूज पड़ी हो, लेकिन हमने शो करवाना हो सबकी अलग अलग वैल्यू, और मतलब जैसे पहले वाला सम शो हो रहा था ना, वैसे ही सबका अलग अलग शो करवाना हो, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है या सबका लिखना पड़ेगा? अलग अलग यानी कि यस। इसका यहाँ पे सम शो करवाना है, इसका यहाँ पे सम शो करवाना है। नहीं नहीं, मतलब जिधर पहले सम शो हमने करवाया था ना, हाँ जी, ऊपर, यस। यहाँ यस इधर, मतलब ऐसे हर किसी का अलग अलग हो सकता है लेकिन जल्दी फौरन एक साथ। यानी कि इन सब का सम ऐसे बेसिकली आप ऐसे चाह रहे हैं यस, कि ये तीन इसका मेरे पास सेल हैं, भी फिर नीचे वाले। यस। ऐसे करके आपने यहाँ पे सम शो करवाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कह रहे हैं। यस, तो वो लेकिन सबका एक साथ। हाँ वो इजी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सिंपल सम का आपने लिखना है फार्मूला, ठीक है। सम का फार्मूला आ यस। गया, उसको ये आपने रेंज दे देनी है, और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। अब सिंपल आपने क्या करना है, ये एक का सम आ गया, उसके बाद ये जब ये प्लस का साइन शो होगा ना, उसको आपने ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर देना है। तो ये सब का सम आ गया आपके पास, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी क्विकली। ओह ओके। आपने क्या करना है, ये जब ये ड्रैग का साइन, ये देखो ना ये प्लस का साइन शो हो रहा है, अभी तो ये कोई और साइन है, यहाँ पे आके कॉर्नर में यस। प्लस का साइन शो होगा तब आपने इसको ड्रैग करके कर देना है। अब ये देखो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका सम
फ्रॉम C10 टू E10, C10 टू E10। यस अगर आप यहाँ पे आओगे तो रो कौन सी है, 9, आपके पास रो है 19। तो ये बता रहा है C19 से E19 का सम शो करवाओ, दैट इज C19 एंड दैट इज E19। इन दिन के दरमियान जितने भी वैल्यूज होगा उनका सम शो करवा देगा मुझे। यस तो ये है कि आप जो है एक तो रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, दूसरी बात यह है कि आप ये जो हमने किया ना दैट इज ये फंक्शन, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं यस आपके। फंक्शन के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करते हैं, आर्गुमेंट्स देते हैं और वो आपको जो है ना सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। और फंक्शन के बाद जो आपकी अगली चीज़ें आती हैं ये होता है फार्मूला। फार्मूला हमारा क्या था कि हमने लिखा था इक्वल टू C10 प्लस D10 प्लस E10। ओके, तो ये था बेटा, दिस इज फार्मूला एंड दिस इज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन और फार्मूले के दरमियान फ़र्क क्या है, फंक्शन आपका बिल्ट इन होता है और फार्मूला आपको क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला। फार्मूला यू हैव टू क्रिएट, फार्मूला इज बिल्ट इन, ऑल यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू इंसर्ट सम वैल्यूज, ठीक है, ओके and it is going to give you solution. But whenever we ओके are going to talk about a sorry यार ये फंक्शन था, मैं आपको डेफिनेशन यहीं लिख देता हूँ, माय बैड। ये जो हम अभी कर रहे थे ये फॉर्मूला से फंक्शन ये सम फंक्शन है और ये जो दूसरा ओके फार्मूला बेटा, दिस वन इज फंक्शन एंड दिस वन इज फार्मूला। ठीक है, ये ऊपर नजर आ रहा है ना आपको, ओके हमने क्या लिखा फार्मूला बार के ऊपर, और ये आपका फंक्शन है, ये जो सम और ये जो सम है वो है। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए फंक्शन इज अ बिल्ट इन, सॉरी, फंक्शन सबसे पहले बिल्ट इन होता है, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय, प्रोवाइडेड बाय, फंक्शन इज बिल्ट इन टूल, टूल that is provided by Excel. We have to insert some values in it and it will give us solution. It will, and it will give us solution। ठीक हो गया, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं solution। सो ये होता है आपका फंक्शन। जब आप फंक्शन की बात करें, ये एक बिल्ट इन टूल होती है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपने कुछ वैल्यूज या फिर आर्गूमेंट्स, ओके all you have to do, what you have to implement some value और arguments, इसके अंदर आपने जो है इंसर्ट करने होते हैं एंड इट इज गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशन। ये होगी फंक्शन की। अब आर्गुमेंट्स क्या होता है, ये आपने सम के अंदर देखो आर्गुमेंट्स ही तो किए हैं। यू हैव गिवन इट अ रेंज, लाइक आपने इसको रेंज दे दी C10 से लेकर E10 तक, यहाँ तक मुझे आपने इन वैल्यूज का सम करके दिखाना है। तो ये आपकी वैल्यूज या आर्गुमेंट्स हैं जो आपने उसको पास किए हैं। आपने उसको वैल्यूज पास की, उसने उसके ऊपर प्रोसेस किया और उसका सम आपको वापस कर दिया है। ऐसी बात है कि नहीं? तो एक फंक्शन की वैल्यू अंडरस्टूड होती है आपको कि नहीं होती, कि इसकी डेफिनेशन क्या है? से जैसे हमने अभी ये बनाया है मतलब हम अगर खुद से लिखेंगे ना मतलब खुद से अगर हम लिखेंगे मतलब A1 प्लस B1 तो वो एक फॉर्मूला होगा है ना। हाँ जी। अब जरूरी नहीं है कि और फार्मूला सिर्फ A1 B1 हो। अभी हम डिफरेंट कोई फंक्शन भी को हो भी आपस सकता में है। यूज करेंगे ना, डिफरेंट फंक्शन को प्लस यस माइनस करेंगे, डिफरेंट फंक्शन से वैल्यू रिट्रीव करेंगे।
फिर उनसे हम जो है उनको आपस में प्लस करेंगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ सम लिखूंगा, सम, और उसके बाद मैं प्लस कर देता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया सम प्लस, अभी ये सिर्फ एक फंक्शन है। जब मैं इसे लिखूंगा सम प्लस, आपने इसको F11 मैंने इसको एंटर कर दिया, तब इधर देखो अब ये आपका फार्मूला बन गया। ये टोटल एक फार्मूला है और इसके अंदर फंक्शन क्या है, दिस इज फंक्शन। ठीक है, ओके। अब बताएं आप क्या कह रहे थे। सो बस समझ आ गया। अब ये यानी कि अब ये इसको अगर आप खोल को कहोगे दिस इज द फार्मूला, लेकिन जब इसको आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर फंक्शन क्या है तो आप बताओगे दिस इज अ फंक्शन, बस दिस इज अ फार्मूला। ठीक है, यस। ये फर्स्ट ये आपका फंक्शन है और ये होल ये क्या है, ये आपका फार्मूला है। सही है। ओके। अब फार्मूले की डेफिनेशन आपको पता चल गया कि फंक्शन की, जैसे मैंने खुद लिखी है कि फंक्शन क्या होता है, इज अ बिल्ट इन टूल that is provided by Excel, and you have to insert some values in it and it is going to give you a solution. और function क्या होता है, whenever you are going to perform arithmetic operators or logical operators on different values or on different formula, तो that thing is known as function. उसकी एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पास्ट पेपर वो जो है ना, पास्ट पेपर में यूजुअली क्वेश्चन पूछता है कि आपका डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शन एंड फार्मूला, या फिर पूछ लेता है आपसे कि फंक्शन क्या होता है, उसकी एग्जांपल दें, या फिर वो आपसे पूछा कि इन दोनों का कंट्रास्ट करें कि भाई इन दोनों ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, उसके बाद एग्जांपल्स दें आप। तो ये 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का ओके। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 3 मार्क्स का, यानी कह लें कि आपको 4 से लेकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये। अभी हम पास पेपर जब करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम वो भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए एक फंक्शन और फार्मूले में फ़र्क क्या होता है। ओके, सो ये ओके। तो हो गया हमारा एक बेसिक प्लस का। अब प्लस के बाद इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लस, प्लस की तरह इस तरह आप माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके सामने हो गया। लेट्स से कि इफ यू वांट टू फाइंड एवरेज ऑफ समथिंग, अगर आप किसी चीज़ की एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आई गॉट दीज नंबर्स। ठीक है, ये मेरे पास नंबर्स हैं कुछ, दीज आर कुछ नंबर्स, ये मैंने सबका सम फाइंड किया है और मैं इन सब की एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ। तो एवरेज के लिए भी बड़ा सिंपल फार्मूला है, मैं इक्वल लिखूंगा और यहाँ लिख लूंगा एवरेज, ये सामने एवरेज आ गया एवरेज। और मैं इसको फिर एक रेंज दे यस। दूंगा फ्रॉम लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक, मैं इसको रेंज प्रोवाइड कर दूंगा और मैं ब्रैकेट प्लेस करके एंटर कर दूंगा, तो इन सब नंबर की मुझे एवरेज दे देगा। ठीक है, ये ओके। एवरेज होगी। बेसिकली क्या करेगा, इन सब को आपस में ऐड करके जितने नंबर होंगे उनको आपस में डिवाइड कर देगा, तो यू विल गेट योर एवरेज। तो एवरेज का भी एक फंक्शन है आपके पास। एक तो ये तरीका है कि आप उसको एवरेज फाइंड कर ले, दूसरा तरीका ये है कि आप इन सबको मैन्युअली ऐड करें, जैसे मैंने ये सबको ऐड किया था, उसके बाद फिर उनकी जो टोटल वैल्यू है उनसे डिवाइड कर दें। ठीक है, एवरेज का ये तरीका। और दूसरी यस। बात ये देखो कि ये जो एवरेज उसने आपको ये प्रोवाइड किया है, दिस इज द एवरेज। उस एवरेज के अंदर क्या है कि अब ये हमें एवरेज है और आपको इसके डेसिमल पॉइंट काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पे इधर आके ये जो आपको ये टूल एक प्रोवाइड करता है, व्हाट इज़ दैट टूल, कि यहाँ पे इसने ये देखिए लिखा हुआ है, ये कहता है कि इंक्रीज डिक्रीज द डेसिमल और इंक्रीज द डेसिमल, या फिर यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर लें। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ नंबर्स में आए, ये डाटा टाइप्स है, नंबर, करेंसी, काउंटिंग डेट, ये डिफरेंट डाटा टाइप्स है। नंबर में आके यहाँ मैं इसको कहता हूँ कि मुझे डेसिमल प्लेस सिर्फ 2 चाहिए, लेट्स से यहाँ पे कहता हूँ मुझे एक डेसिमल प्लेस चाहिए 1। तो जब मैं ओके करूँगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, करना क्या है कि मैंने यहाँ टूल बार में जाना है, यहाँ पे आके नंबर्स को एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करने के बाद नंबर्स में आना है, करेंसी करना है, करेंसी कर लें। अगर मैं इसे कहता हूँ मैं सिर्फ करेंसी करना चाहता हूँ, तो ये देखें डॉलर आ गया है। अब मैं करेंसी चेंज भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, उसके बाद नंबर्स में जाता हूँ और मैं कहता हूँ करेंसी है डॉलर है, मैं कहता हूँ मुझे PKR चाहिए, पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये PKR आ गया, PKR पाकिस्तानी रुपीज़, और मुझे 3 डेसिमल प्लेस चाहिए, ये ले 3 डेसिमल प्लेस।
ओके, तो एक तो ये मुझे शो कर रहा है पाकिस्तान की उसने डेसिमल प्लेसेस कितनी कर दी है, 3 कर दी है। तो इस तरह दिस इज हाउ यू कैन चेंज द डाटा टाइप्स। और ये बेसिक एवरेज और प्लस का फार्मूला था, ठीक है। ओके। अब एवरेज के फार्मूले के बाद उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका कि अगर आपके पास अगर एक्सेल शीट आपको कोई दी हो, या फिर लेट्स से कि उसने आपको ये नंबर दिया है, उसने आपको दिया है ये नंबर है 0, मैं कहता हूँ कि ये है शमील, उसने आपको एक ही फील्ड में ना कुछ लिख दिया है 09007886601। 60। आगे से मैं इसको लिख देता हूँ गुजरात। गुजरात ये उसने मुझे एक टेक्स्ट फील्ड दे दी है, ठीक है। ठीक है, ये मुझे उसने एक बड़ा सा एक दे दिया। अब मुझे कहता है इसमें से अपना नाम अलहदा करो, फोन नंबर अलहदा करो, और जो अपना सिटी है उसको आपने अलहदा करना है। आपने प्लेस कैसे करना है, हियर यू हैव टू प्लेस योर नेम, ठीक है। फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेल यहाँ पे आप लिखेंगे अपना फोन नंबर, एंड इन द नेक्स्ट सेल यू हैव टू राइट योर सिटी। तो ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वो कह रहा है कि इस सेल से मैंने रिट्रीव करनी है, तो मैं इसे रिट्रीव कैसे करूँगा, ठीक है। अब देखें आपका ये एक है, तो इसमें से मैंने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। अब उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं, 3 किस्म के फंक्शन होते हैं। अगर आपने कोई वैल्यू लेफ्ट साइड से फेच करनी है, तो दिस देखिए शमील लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा। फिर फंक्शन मैंने अगर राइट वैल्यू से यूज़ करनी है, रिट्रीव करनी है, तो मैं उसके लिए राइट का फंक्शन यूज़ करूँगा। इफ़ आई वांट टू अचीव अ वैल्यू फ्रॉम मिडल, अगर मैं इसको मिडल से अचीव करना चाहता हूँ, फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू यूज मिडल फंक्शन, मिड। ओके, लेट से सबसे पहले मैं कहता हूँ मुझे शमील चाहिए यहाँ पे नेम, तो मैं लिखूंगा इक्वल का साइन। बेटा याद रखना जब भी फार्मूला लिखना है या फंक्शन लेना है, तो आपने हमेशा इसको इक्वल के साइन से स्टार्ट करना है। फंक्शन क्या है, लेफ्ट साइड से मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, लेफ्ट फंक्शन लिखूंगा, ये लेफ्ट आ गया। अब मुझे उसमें 2 आर्गूमेंट डिमांड कर रहा है, एक तो टेक्स्ट जहाँ से वो मैंने डाटा रिट्रीव करना है, और वो ये है सेल का क्या नाम है, J16 से मैंने डाटा रिट्रीव करना है। और दूसरा मुझे बता रहा है लेफ्ट साइड से मुझे कितनी वैल्यू चाहिए, तो शमील कितनी वैल्यूज पे कंसिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिख दूंगा 7, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट प्लेस करके एंटर मारता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मुझे उसने इस सेल में से लेफ्ट साइड से 7 वैल्यूज जो हैं वो उसने मुझे शो करवा दी हैं। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट एनी वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। कहा लेफ्ट वाला क्लियर यस। है। यस। लेफ्ट में 2 आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, एक तो वो सेल जहाँ से आपने डाटा रिट्रीव करना, फिर कॉमा, और जितनी आपने नंबर ऑफ वैल्यू लेफ्ट साइड से चाहिए वो। अब लेट्स से कि अब फोन नंबर, अब मुझे चाहिए गुजरात सिटी, तो सिटी देखिए ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए यूज़ करूँगा मैं राइट फंक्शन, इक्वल साइन, फिर लिखूंगा RIGHT राइट। अब राइट में फिर मुझे वो कह रहा है सबसे पहले तो मुझे बताओ टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है J16 कॉमा, और मुझे राइट साइड से कितनी वैल्यू चाहिए, आई नीड, गुजरात है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज, लिखूंगा आई नीड 6 वैल्यूज, ब्रैकेट प्लेस की एंटर लगाता हूँ, ओके। तो इट हैज़ गिवन मी 6 वैल्यूज फ्रॉम द राइट साइड। ओके, तो ये राइट वाला फंक्शन क्लियर है। यस। ओके, अब द नेक्स्ट थिंग इज दैट के आई नीड सम वैल्यूज फ्रॉम द मिडल। अब मिडल के टेक्स्ट से फाइंड करना होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं मिड फंक्शन, इक्वल साइन, देन आई एम गोइंग टू प्रेस मिड, गॉट इट। अब वो मुझे बता रहा है कि पहले तो मुझे बताओ टेक्स्ट क्या है, मिड थोड़ा डिफरेंट होता है लेफ्ट और राइट से। मिड टेक्स्ट, टेक्स्ट हमने उसे बता दिया J16 यहाँ से डाटा लेना है। अब मुझे बता रहा है कि अब आपका जो डाटा आपने कलेक्ट करना है वो कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है। अब जाहिर बात है मिडिल से हमने फाइंड करना है, तो हमें पता होना चाहिए स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है। तो अब देखिए ये स्टार्ट नंबर कौन सा है, आई वॉन्ट टू रिट्रीव फ्रॉम 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8। और मुझे टोटल नंबर्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई नीड 9 एलिमेंट्स, तो 9 यहाँ पे लिख के मैं
करूँगा और प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं आई गॉट लाइक फ़ोन नंबर भी मुझे मिल गया। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू रिट्रीव लेफ्ट राइट एंड मिडल नंबर फ्रॉम एनी सेल। ओके सर, लेकिन अब हर सेल में अलग अलग तो नहीं होगा ना? मतलब हर से सेल में सेम तो नहीं होगा ना, मतलब नेम 4 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और मतलब गुजरात की जगह इस्लामाबाद होगा तो वो ज्यादा वो कैरेक्टर्स हो जाएंगे, ज्यादा लेटर्स हो जाएंगे। तो मतलब इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? इस फार्मूले का फ़ायदा ये है कि आपको पास पेपर में वो पूछेगा बार बार कि आपने जो है ना रिट्रीव करना है ये डाटा ऐसे ही। तो फिर उसके लिए मज़े की बात यह है कि आपको या फिर वो हो सकता है कि सेम नंबर ऑफ करेक्टर्स दे दे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि या फिर वो आपको ये कह दे कि आपने जो है ना सेम नंबर ऑफ करेक्टर यूजली देता है। पास पेपर में यूजली एक ही स्ट्रिंग आती है, वो एक स्ट्रिंग से आपने डाटा रिट्रीव करना होता है। या फिर वो आपको ये देगा, अगर मल्टीपल देगा तो वो सेम टाइप की आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन उसको भी सॉल्व करने का तरीका है। जब हम पास पेपर में जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बेसिक फंक्शन कर लेते हैं ना, तो जब हम पास पेपर की प्रैक्टिस अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी चीज़ें हम करेंगे जो आप पूछ रहे हैं, उसमें भी ओके। हम डिफरेंट फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मज़े की बात यह है कि मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये लें, लेट्स से कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अली, उसका नंबर उसने लिखा हुआ है 03, ये सही हो गया। उसने लिख दिया ये इसका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद उसने ये लिख दिया कि उसकी सिटी क्या है, गुजरांवाला वाला। अब ये फार्मूला आप सिंपल इसको यहाँ पे नीचे रेप्लिकेट करें, ठीक है। और आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, 3 चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे 7 लिखा हुआ था, यहाँ पे आप 3 कर दें आके। ये ले, एंटर करें, यू गॉट योर आंसर। ओके, ये तो मैंने गलत जगह लिख दिया, मुझे यहाँ लिखना चाहिए था। यहाँ पे आके इसको आप 7 कर दें, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे चाहिए, ये है कि बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जाके नाश्ता करो, टेबल पर आराम हो रहा है। यहाँ पे आपको चाहिए कितने करेक्टर, 2 4 6 8 10 11। तो यहाँ पे ओके। आप लिख लें 11, एंड इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट नंबर 4। तो 8 की जगह पे आप यहाँ लिख लें 4, एंटर करें, यू गॉट योर नंबर। और सिमिलरली गो फॉर राइट वन, तो इसको भी आप रेप्लिकेट कर लें नीचे। और राइट से आपको कितनी वैल्यू चाहिए, 2 4 6 8 एंड 10, यहाँ पे आप 10 लिख दें, तो यू गॉट योर थिंग, गुजरांवाला। तो ये होता है कि आप कोई भी स्ट्रिंग आपको रिट्रीव करने के लिए क्या सकता है, ठीक है। तो ये है कि आप ओके। उसको इजीली ऐसे हैंडल कर सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि एक्सेल है, एक्सेल में इस तरह के वो फार्मूले पूछता है ताकि आपको उसको आपकी मैथमेटिक्स का पता चले। अब ये हमने लेफ़्ट राइट ये तो कर लिया है, लेकिन सम सिनेरियोज ये हैं कि उसने आपको जो है डिफरेंट किस्म के मल्टीपल सिनेरियोज वो आपसे पूछ लेता है। तो वो जो हम ये है कि जब हम पास पेपर सॉल्व करेंगे, बेसिक फार्मूले तो हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। जब पास पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें हम टेक्निक्स भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। पास पेपर होते ही इसलिए है कि तब हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके ओके। ओके। अब ये तो हमारा हो गया लेफ्ट राइट एंड द मिड। अब उसके बाद एक फंक्शन आता है कि दो आपके पास दो आपके पास सेल हैं, जैसे कि ये आपके पास यू गॉट दिस सेल्स। ये तो है कि आप डाटा जो है इसका अलग कैसे करेंगे। लेट्स से कि मैंने इसी डाटा को एक सेल में मर्ज करना है, तो मैं उसको मर्ज कैसे करूंगा, दैट थिंग इज नोन एज कंकैटिनेट, ठीक है। उसको कहते हैं यस। कंकैटिनेट करना, यानी कि मैं इन तीनों चीज़ों को आपस में जोड़ दूंगा। फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू यूज अ कंकैटिनेशन। सो here I want to merge all these things here। मैं क्या करूंगा, दैट इज L, दिस इज L17, दिस इज M17 एंड दिस इज N17। यहाँ पे आके लिख दूंगा मैं मर्ज, यहाँ पे लिख देता हूँ मर्ज देन।
Okay. merge them. Okay, so I got this thing here. Yes. So merge them, I have to merge them, that is L17 और M17 एंड दिस वन. अब कंकेटिनेशन के लिए मैं पहले सबसे पहले इक्वल का साइन लगाऊंगा, देन L17. कंकेटिनेट के लिए जो मैं ऑपरेटर यूज करता हूँ दैट इज एंड ऑपरेटर, दिस वन. ओके, फिर कंकैटिनेट क्या है? कंकेटिनेट का मतलब होता है दो चीजों को आपस में जोड़ देना. ओके. ओके, आई एम बेसिकली मर्जिंग दीज थ्री सेल्स इनटू वन सेल. तो ये जो ये वाला ऑपरेटर है दिस इज कंकैटिनेट ऑपरेटर. ओके, ओके. एक तो ये है कि अभी हम मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, बाद में मैं आपको फंक्शन भी यूज करके दिखाता हूँ. अब ओके. ये एंड ऑपरेटर, फिर मैंने दूसरा क्या, आई एम गोइंग टू ऐड दिस वन अगेन, देन एंड ऑपरेटर देन आई एम गोइंग टू यूज दिस वन. अब मैं इन तीनों मर्ज को मर्ज कर दिया, मैं एंटर दबाता हूँ तो यू गॉट लाइक जो मैंने चीजें अलग की थी सेम एज इट इज वो मेरे पास मर्ज भी हो गई है. नजर आ रहा है आपको ये कि आई हैव कंकैटिनेटेड दीज थ्री सेल्स इनटू वन सिंगल सेल. इसको मैंने इन तीनों सेल को एक सिंगल सेल में कंकैटिनेट कर दिया. सही है. तो ये आपके पास कंकैटिनेट कहा जाता है. और लेट्स से इसके लिए एक फंक्शन भी यूज करते हैं दैट इज कंकैटिनेट. ये कंकैटिनेट फंक्शन आ गया. ओके. इसमें वो पूछ रहा है कि मुझे वैल्यूज दे दें. मैं इसको सिंपल यहाँ से लेकर एक रेंज दे दूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्लेस करूंगा. ओके करूंगा, देखें मुझे कोई नहीं मिली वैल्यू. ये मुझे करता है कि नहीं मुझे टैक्स ही दें, तो मैं इसको वैसे बता देता हूँ L16 देन दिस वन देन कॉमा देन दिस वन. ओके, तो ओके. ये मुझे इसने ऐसे दे दिया. इसमें भाई वो रेंज इंप्लीमेंट नहीं करता कंकैटिनेट में. वो कहता है कि मुझे सिर्फ जो है ना आप यहाँ पे लिख के दिखाएं कौन कौन से सेल्स हैं जिनको कंकैटिनेट करना है. तो कंकैटिनेट फंक्शन के अंदर आप रेंज नहीं दे सकते, आपको सिर्फ जो है सेल्स लिखने पड़ेंगे. ठीक है. ओके. इसकी रीज़न ये है कि ये सेम डाटा टाइप्स नहीं है. दिस इज द टेक्स्ट एंड दिस इज द नंबर, अगेन दिस इज द टेक्स्ट. तो फिर उसको यहाँ पे आपको पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो करने से बेहतर आप आराम से जो है ना इसको सेल को लिख ही दें, इतने लंबे प्रोसेस में जाने से बेहतर. ठीक है. तो ये है कि आप एक जो है सेल है उसमें से डाटा सेपरेट कैसे करते हैं, और फिर अगर मल्टीपल सेल में आपको डाटा हो तो आप फंक्शन को यूज करते हुए कैसे कंकैटिनेट करेंगे, और सिंपल आप कंकैटिनेट कैसे करेंगे, ये भी आपको जो है ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी एक्सेल. ठीक है, आप दोनों चीजें कर सकते हैं. उसके बाद एक तो ये फंक्शन है कि आपके पास ये मिल गया. अब दूसरा ये है कि कंकैटिनेशन हो रही है भी हो गया. कंकैटिनेट के बाद एक दूसरी चीज आती है कि आपके पास यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो लेट्स से कि मैंने इसके बाद जो मेन चीज आएगी वो है इफ एल्स. यहाँ इफ एल्स से पहले एक चीज आती है यहाँ पे सॉर्टिंग, कि आप डाटा को अरेंज कैसे करेंगे. लेट्स से मेरे पास ये कुछ डाटा है तो मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ. वैसे ये आगे सॉर्ट में, तो इसको मुझे थोड़ा लेट्स से उसके लिए मुझे ऐसा डाटा चाहिए जो अनअरेंज्ड हो. तो हम ये सॉर्ट एंड फिल्टर बाद में करेंगे. अभी मेरे पास डाटा पहले अरेंज्ड है. अब सॉर्ट एंड फिल्टर करने से पहले हम एक बेसिक फंक्शन करेंगे दैट इज इफ एल्स. इफ एल्स का तो आपको पता ही है ताहा. Yes. डू यू नो अबाउट इफ एल्स? So, उसमें सूडो कोड्स में पता था. यानी कि उसमें बेसिक यही और होता सी था, में. अगर एक कंडीशन आप लिखते थे, कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपको एक सिनेरियो शो करेगा, यस. और अगर फॉल्स होगी तो ही इज गोइंग टू गिव यू अनदर सिनेरियो. ऐसी बात है. यस. लेट्स से कि यहाँ पे मैं दो नंबर लिखता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ कि मैं कोई स्टूडेंट मार्क्स एंटर करेगा, यहाँ लिखता हूँ मार्क्स. बेसिक्स करते हैं इसके पहले. लेट्स से कि अ स्टूडेंट इज गोइंग टू एंटर हिज और हर मार्क्स
इन दिस सेल। ओके, वो इस सेल में करेगा तो यहाँ पे मैं उसको जो है ना शो करवा दूंगा कि रिजल्ट उसका क्या है, पास है कि फेल है। ठीक है, ओके यहाँ पे इसमें मार्क्स एंटर करने हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्राइटेरिया। इसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शन इफ। ठीक है, ओके इफ फंक्शन काउंट करते हैं इसका कि अगर इफ, देखो उसमें 3 आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। वन इज अ लॉजिकल टेस्ट, ये यहाँ पे हम स्टेटमेंट कंडीशन एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाता है अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो क्या शो होगा, अगर फॉल्स होती है क्या शो होगा। मैं कहता हूँ इफ द मार्क्स, इफ मार्क्स किस में एंटर करना है, इस सेल के अंदर। तो ये जो सेल के अंदर जो मार्क्स जो है ना वो अगर मुझे एंटर करेगा लेस देन 40, तो इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उसको डिस्प्ले क्या होगा, फेल। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इसको क्या डिस्प्ले होगा, देखो इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर मार्क्स लेस देन 40 होंगे इट्स मीन दैट पर्सन इज फेल, तो मैं इसे शो करवा दूंगा फेल। देन कॉमा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर उसके मार्क्स लेस देन 40 नहीं है तो इट इज गोइंग टू शो हिम फॉल्स। फॉल्स की स्टेटमेंट में शो करा देगा पास, पास, एंटर प्रेस। अब उसे से फेल ही शो कॉमा होगा। डालने का मतलब, कॉमा डालने का क्या मतलब होता है? कॉमा डालने का मतलब ये होता है कि ये जो आपकी जो है ना, ये आप देख लें नीचे उसने सिंटेक्स बताया हुआ है, लॉजिकल स्टेटमेंट है और उसने सिंटेक्स में रखा हुआ है कॉमा। ये कॉमा बेसिकली आपकी दो वैल्यूज को डिफरेंशिएट कर रहा है। कॉमा बता रहा है कि ये ओके आपकी लॉजिकल, कॉमा डिसाइड कर रहा है जो फर्स्ट वैल्यू है, कॉमे से पहले जो वैल्यू है दैट इज लॉजिकल स्टेटमेंट। आफ्टर द कॉमा दैट वैल्यू, अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर उसने कॉमा प्लेस किया, फिर बताता है अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये शो करवाएगा। ठीक है, ओके अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ 59, तो मुझे शो करवा देगा पास। अगर यहाँ लिखता हूँ मैं 99, शो करवा देगा पास। अगर यहाँ मैं लिखता हूँ 10, मुझे शो करवा देगा फेल। तो कंडीशन जो ओके मैंने इम्प्लीमेंट की है, ऊपर फार्मूला बाल में जो आपको कंडीशन नज़र आ रही है, उस कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि अगर उस सेल में जो वैल्यू एंटर करता है तो वो वैल्यू, इफ दैट वैल्यू इज लेस देन, लेस देन 40, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है। इफ दैट वैल्यू लेस देन 40, इसका मतलब कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू सिनेरियो है आपके पास, ट्रू। अगर 40 से लेस होगा तो फेल है, अगर 40 से लेस नहीं होगा तो उसका मतलब है क्या होगा, फॉल्स वाली कंडीशन पे आएगा। फॉल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, पास। तो ये इफ एल्स होती है इसके अंदर। ये इफ है, इफ कंडीशन ट्रू, ट्रू का सिनेरियो है और फॉल्स का सिनेरियो ये है। तो सिंपल इफ एल्स समझ आती है आपको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। यस ओके, अब हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। मल्टीपल इफ इम्प्लीमेंट करता है, इफ एल्स इफ। अब इसके अंदर देखिए इसने आपको सिर्फ इफ दिया हुआ है, इसके अंदर उसने आपको बताया नहीं है कि अगर आप एल्स इफ करना चाहें तो आप क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं कि स्टूडेंट अपनी टोटल परसेंटेज एंटर करेगा। ठीक है, और अगर वो परसेंटेज अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज वी विल डिसाइड कि उसका ग्रेड क्या होगा। ओके, तो यहाँ मैं लिख ओके लेता हूँ कि ही इज गोइंग टू एंटर इस परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज एंटर करेगा और यहाँ पे उसको शो क्या होगा, ग्रेड, ग्रेड। सिंपल इफ, लेट्स से हम सिर्फ 3 ग्रेड रख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते इसको। अगर उसके मार्क्स 80 से 100 के बिटवीन होते हैं ही विल गेट ए। अगर उसके मार्क्स 60 से 80 के बिटवीन होते हैं ही विल गेट बी।
यानी कि 60 से 40 79 तक होता है। 79 से ऊपर तो ए है ना, 60 से 79 तक होता है, ही विल गेट बी। अगर इसके 40 से 40 से 40 से 59। 59, यस। 59 होते हैं, हम इसको दे देते हैं लेट्स से सी, यस। और एल्स जो उससे नीचे होगा वो फेल होगा, ठीक है, यानी कि ओके। यू अनग्रेडेड। वी विल गो फॉर यू इफ दैट इज लेस देन 39 से लेस होगा तो। ये आ गया, लेस देन 39 विल बी यू। ओके। लें, हम इसके लिए क्राइटेरिया क्या डिसाइड करते हैं, यहाँ पे आके लिखते हैं। ओके, इफ, अब वो लॉजिकल स्टेटमेंट किस पे इम्प्लीमेंट करनी है, इसके ऊपर। एज 13 के अंदर जो वैल्यू एंटर करेगा, इफ दैट वैल्यू, अब देखो हमने उसे क्राइटेरिया दिया है 100 से लेकर, इट शुड बी ग्रेटर देन 80 एंड लेस देन 100, क्योंकि अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो रेंज जो है आपकी गलत हो जाएगी। 100 से ऊपर तो परसेंटेज होती नहीं है। तो इसका मतलब है हमें वो जो एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, जो आप एल्गोरिथम में यूज करते थे ना, एंड ऑपरेटर, मल्टीपल कंडीशन के लिए, कंडीशन के अंदर मल्टीपल, यानी कि इफ दैट थिंग इज ग्रेटर देन दिस एंड लेस देन दिस वन। तो इसका मतलब होगा इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन 79 एंड लेस देन 100, या फिर यहाँ कह सकते हैं लेस देन इक्वल टू 100, तो इट इज गोइंग टू गिव मी ए। तो इसमें अगर हमने यूज करना हो ना आपका, इसके अंदर अगर हमने एंड यूज करना हो तो हम लिखते हैं एंड, ठीक है, देन प्लेस अ ब्रैकेट, और उसके बाद जी। जितनी भी कंडीशन ए हमने इसके एन, अंदर, सॉरी, ये एंड नहीं है। एंड, एंड आ गया, उसके बाद लॉजिकल कंडीशन कितनी भी इंप्लीमेंट करनी है, इट शुड बी ओके। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, सर हमने एंड क्यों ऐड किया? एंड यानी कि मैंने दो कंडीशन लगानी है ना, कि ओके। द मार्क शुड बी ग्रेटर देन 80 एंड इट शुड बी लेस देन 100, ठीक है, ओके। इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड, ये जो अब एंड बाहर लगा दिया, कॉमा लगाऊंगा, कॉमा दूसरा लॉजिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन, एंड एज 13, एज 30 लेस देन इक्वल टू 100, इट इज गोइंग टू शो मी, देन ये मैंने एक लॉजिकल एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इट इज गोइंग टू शो मी ए। अब ए के लिए मुझे ये इन्वर्टेड ए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो अभी मैं इसके लिए कुछ नहीं करता, अभी मैं इसको सिर्फ इतना बंद करता, कुछ भी नहीं शो करवाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी। आप देखो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना आगे 81, इट इज गोइंग टू गिव मी ए, लेकिन अगर यहाँ मैं अगर लिखता हूँ 99, इट इज गोइंग टू गिव मी ए। अगर मैं लिखता हूँ ना 101, तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैंने एक ही क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया, दैट क्राइटेरिया इज, अगर द मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और कॉमा मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 100, तो इट इज गोइंग टू गिव मी ए। अब आई शुड गो फॉर बी, ओके। तो बी सिनेरियो के लिए मैंने क्या करना, जो नेक्स्ट इफ है ना, आई हैव टू प्लेस दैट इफ ऑन द प्लेस ऑफ इफ द वैल्यू इज फॉल्स। तो यहाँ पे लिखूंगा एक और इफ का क्लोजिंग, और ये मैंने क्लोजिंग इफ का, और मैंने एंडिंग जो है वो मैंने इसको दे दिया, ठीक है। हर जो है इफ है ना, देखें उसकी क्लोजिंग और एंडिंग ब्रैकेट होगी। इस इफ की क्लोजिंग और एंडिंग, ये इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट है,
और ये इसकी एंडिंग ब्रैकेट है। इसी तरह मैंने इसकी कन्फ्यूजन के लिए ख़त्म करने के लिए पहले स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दे दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। Brackets are quite important while you are going to implement any formula or any function. So you have to take care of that. इसी तरह ही मैं इसको इस क्राइटेरिया को कॉपी कर लेता हूँ। अब इतना लंबा लिखने से बेहतर क्या है कि मैं इसको कॉपी कर लूँ, क्राइटेरिया कॉपी, और मैं इधर आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये इन द प्लेस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट, ये देखो बता रहा है मुझे साथ साथ ये इसकी लॉजिकल स्टेटमेंट है। फिर ये लॉजिकल स्टेटमेंट अगर it should be greater than equal to 60 and less than 80, लेस देन 80 से लेस होना चाहिए ना, 80 के इक्वल होगा तो ये हो जाएगा। तो अब मैंने लॉजिकल स्टेटमेंट मैंने उसको दे दी। अब मैं जो ही इसकी एंड की ब्रैकेट से बाहर आऊँगा तो मैं लगाऊंगा कॉमा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं क्या लिखूंगा, आई एम गोइंग टू बी, मैं इसको बी कर देता हूँ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, कंडीशन फॉल्स होती है मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखता, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अब देखिए लेट से यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ 62, तो मुझे बी डिस्प्ले होना चाहिए, बी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये मैंने इफ प्लेस किया, इसके बाद ये मैंने टू होता तो ये और एल्स की जगह मैंने एक और कंडीशन प्लेस कर दी। सिमिलरली अब एक और मेरे पास इफ आ गया, सही है, ये मेरे पास सेकंड इफ है जो मैंने फॉल्स की जगह प्लेस किया। अगर लेट से ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली कंडीशन ये आंसर आता है। अब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैंने फॉल्स की जगह एक और क्राइटेरिया लगाना है, दैट इज अगेन इफ। अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर फॉल्स में एक और सिनेरियो पे चला जाएगा, दैट इज दिस वन सी पार्ट। सी पार्ट के सर अंदर, इफ लिखना जरूरी है? हाँ जी इफ जो लिखना सेकंड जरूरी है। वाले में सिर्फ वैल्यू नहीं लिख सकते, वो ऑटोमेटिक उस पे? नहीं ये नहीं लिखना आपने कहा सकते। था कॉमे का, आपने कहा था कॉमे का मतलब है इफ। हाँ जी, तो सिंपल इफ नहीं ना लिख सकते, आपने इफ के अंदर एक और इफ लिखनी पड़ेगी। जितनी दफ़ा आपने मल्टीपल कंडीशन रखनी है उतनी दफ़ा आपको इफ स्टेटमेंट अंदर लिखनी पड़ेगी फार्मूले के अंदर। ओ बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, फार्मूले के अंदर फार्मूला कॉल कर रहे हैं, सॉरी फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये समझ आ गई। ओके अगेन मैं इसको दे दूंगा 40 से इक्वल और 40 के ग्रेटर हो और लेस देन, शुड बी लेस देन 60। अगर लेस देन 60 होगा तो इट इज़ गोइंग टू डिस्प्ले मी लाइक कॉमा, अगर ये होगा तो ये मुझे सी शो करवा देगा, फिर कॉमा। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये मुझे क्या करेगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं सिंपल ये देखो, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो तो मुझे क्या करना चाहिए, शुड बी यू, यू डिस्प्ले करवा देना चाहिए, है ना, ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं। यस मैं ऐसे करता हूँ, यस। लेट से इधर आके मैं लिख देता हूँ -1 मेरी परसेंटेज है, ये मुझे यू शो करवा रहा है, -1 तो परसेंटेज होती नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, एग्जाम में भी आपने बड़ा केयरफुल रहना है जब भी कंडीशन लिखनी है। यहाँ पे इधर आके ये ऐसे करना है, ये देखो यहाँ फिर अगर मैं उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं ना लिखता, यहाँ -1 की जगह कुछ भी ना लिखूँ, सिंपल यहाँ पे मैं अगर ये डिलीट कर दूँ इसको और इट इज़ गोइंग टू शो मी यू, अगर यहाँ पे डिलीट हो तो मुझे बताए एंटर समथिंग मीनिंगफुल, ऐसा कुछ लिखे। ओ तो यहाँ पे यू की जगह भी मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, दैट कंडीशन इज दैट इफ, एक और इफ आ गई, इफ इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट, जब भी आपने इफ लिखना साथ इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट भी लिखनी है। फिर मैं इसका एंड एक और लगा देता हूँ, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 40 एंड लेस देन 40 इट इज गोइंग टू गिव मी यू कॉमा, अगर ये क्राइटेरिया होता है इट इज गोइंग टू गिव मी यू। ओके, देन अगर ये क्राइटेरिया आपका ट्रू नहीं होता तो ये मुझे टेक्स्ट डिस्प्ले कराएगा, एंटर समथिंग मीनिंगफुल, एंटर योर परसेंटेज, परसेंटेज, ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करा देगा एंटर योर परसेंटेज। ठीक हो गया, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ -20, -20, तो ये मुझे कहेगा एंटर योर परसेंटेज। ठीक है,
आप मुझे अपनी परसेंटेज बताएं क्या है। सिमिलरली अगर मैं जीरो लिखता हूँ तो ये मुझे यू शो करवा देगा, जीरो वाले की तो यू ही परसेंटेज होगी ना। तो अगर ये माइनस में कोई वैल्यू करेगा तो मुझे बार बार बोलेगा एंटर योर करेक्ट परसेंटेज, एंटर योर करेक्ट परसेंटेज। सर अगर 101 लिख दिया तो? 101 लिख दिया तो देख लेते हैं अभी क्या करता है। अगर ये इसको 101 लिखता है, एंटर योर करेक्ट परसेंटेज, यानी कि वो ओके। आउट ऑफ बाउंड जाएगा ना, 100 से ऊपर जाएगा या 0 से नीचे जाएगा, तो वो मैसेज डिस्प्ले कराएगा आपने अपनी करेक्ट परसेंटेज करनी है। यही है ना, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो एट द एंड वो क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएगा, एंटर योर करेक्ट परसेंटेज। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इफ एल्स इफ, यानी कि इफ एल्स इफ यानी कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आफ्टर दिस लेसन खत्म होता है तो उसके बाद मैं आपको ये फाइल भी सेंड कर दूंगा, एज वेल एज आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। और मेरी बात सहा याद रखना बेटा, ये फार्मूले जितने भी है ना इनको आपने एक दफ़ा कर लेना है, नहीं तो सर आप ओके। आपका वही क्वेश्चन रहेगा कि सर फार्मूलाज आर क्वाइट डिफ़िकल्ट, एक्सेल के फार्मूले तो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। ये फिर स्टूडेंट्स का वाकई क्वेश्चन होता है, क्योंकि देखते वक्त हमें समझ आ रही है, लेकिन जो ही हमारी आंख से पहाड़ों जल होता है सब कुछ होता है। ठीक है। यस। अब एक और जो चीज़ है कि लेट्स से कि इफ के अंदर आप जो है ना कंडीशन के अंदर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास दो स्टूडेंट्स के हैं, कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम है, और स्टूडेंट के पास, स्टूडेंट जिम में खेलता है, ठीक है, जिम में बैडमिंटन खेलता है। अब ओके। उसके दो मैचेस कितने हैं, मैच दो मैचेस होते हैं हर दफ़ा, उन दोनों को कंबाइन करके अगर उनका रिजल्ट आए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका क्राइटेरिया होता है। ठीक है। तो मैं क्या, मैच वन और उसके बाद फिर देन मैच टू, टू, ठीक हो गया, दो मैचेस होते हैं हर स्टूडेंट के। तो हर स्टूडेंट के दो मैचेस होंगे, उन दोनों मैचेस को जब प्लस करेंगे तो अगर वो दोनों मैचेस का रिजल्ट ग्रेटर देन 20 होगा तो ही विल, ग्रेटर देन 15 होगा, हर मैच के 10 मार्क्स हैं। अगर उन दोनों मैच का रिजल्ट मैच करेंगे, अगर वो दोनों मैच का रिजल्ट ग्रेटर देन 15 होगा तो ही विल पास द एग्जाम एल्स ही विल फेल। तो इसके लिए मैं कैसे एक कंडीशन इंप्लीमेंट करूंगा, इक्वल इफ। अब कंडीशन में क्या करना है, मैच वन का रिजल्ट प्लस मैच टू का रिजल्ट, इफ दैट रिजल्ट ग्रेटर देन 15, तो वो मुझे क्या शो करा देगा कि पास, यानी कि भाई तुमने एग्जाम जो है ना जिम का पास कर लिया। एल्स मैं उसे कहूँगा ट्राई हार्डर, यानी कि कोशिश करो पास करने की। ओके, मैं ऐसे प्रेस कर देता हूँ, अभी ये मुझे ट्राई हार्डर शो कर रहा है। जाहिर बात है 0-0 है, तो लेट से अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 7 और यहाँ पे पुट करता हूँ मैच में उसके मार्क्स हैं 8, फिर भी वो उसे कहेगा ट्राई हार्डर, क्योंकि इट शुड बी ग्रेटर देन, लेट से मैं दोनों में से 8-8 मार्क्स लिए, तो अब उसको क्या डिस्प्ले होगा, पास। पहले ये क्या कह रहा है, यहाँ जो आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन है पहले इन दोनों को ऐड कर रहा है आपस में, और उसके बाद फिर यस। अगर इन दोनों का रिजल्ट ऐड करने के बाद ग्रेटर देन 15 है तो इसका मतलब यह है कि आप इसको पास कर देंगे। इसे पता चलता है कि आप लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर कंपेयर तो करते ही करते हैं, लेकिन मल्टीपल सेल्स को आपस में ऐड भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। यू कैन परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ अरिथमेटिक फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर लॉजिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, ये जिसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी समझ आती है ताहा को? यस। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास ये हो गया ये एल्स वाला। अब इफ एल्स के अंदर अब जो दूसरी चीज़ है, एक ये है कि लेट्स से कि मुझे कहीं पे उसने कोई एरिया दिया हुआ है, लेट्स से कि अब यूजुअली आपने पता है क्या देखा है, आपने ये देखा है कि जब भी मैं इसको वैल्यू ड्रैग करता हूँ
ये कोई भी मैं वैल्यू ड्रैग करता हूँ तो ये लेट्स से यहाँ पे सेल 10 है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि मैं जो ड्रैग करता हूँ तो इट इज चेंजिंग द रो नंबर ऑफ द सेल। यहाँ पे मैं इसको इस साइड पे ड्रैग करूंगा, इट इज गोइंग टू चेंज द कॉलम नंबर ऑफ द सेल। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये क्या है, एरिया है किसी चीज़ का। ठीक है, जैसे कि एरिया ऑफ ग्राउंड है, सही हो गया। आई हैव द एरिया ऑफ द ग्राउंड, और ये ग्राउंड का एरिया है, ये है। जो एक ग्राउंड है वो जो है जो है 4 स्क्वायर फुट का है, एक 6 का है, 7 का है, और एक 26 का है। और मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू प्लॉफ आई वॉन्ट टू ग्रो ग्रास देयर। मैं प्लांटेशन करना चाहता हूँ ग्रास की। तो ग्रास का जो रेट है पर स्क्वायर फुट दैट इज 4 रुपीज़ है। ठीक है, यानी कि एक स्क्वायर फीट के ऊपर रेट पर और ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर एरिया, यानी कि उसका पर स्क्वायर एरिया कितना रेट है, 4 रुपीज़ है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ग्राउंड है, अब जारी बात है डिफरेंट ग्राउंड है, तो अब हर ग्राउंड का डिफरेंट एरिया है। तो ग्राउंड्स, हर ग्राउंड का डिफरेंट एरिया है, इसका अपना है, उसका अपना है, उसका अपना है। तो ये मेरे पास मल्टीपल ग्राउंड्स हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर लेट्स से कि मैंने क्या करना है कि आई वांट टू, ये मैं इसकी कॉस्ट फाइंड करूंगा यहाँ पे, कॉस्ट। यहाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई वांट टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन ऑल ग्राउंड्स। तो मैंने बेसिकली करना क्या है कि मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गॉट द कॉस्ट। ऐसी बात है कि नहीं? यस। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस थिंग। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का साइन यूज करेंगे, देन दिस वन। अगर मैं इसको एंटर करूंगा, आई गॉट द एरिया। अब मैंने लेट से सबका फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट हैव टू ड्रैग दिस थिंग हियर। मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये फार्मूला सब पे इंप्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर देगा। यस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि आप देखो, जब मैं इसको ड्रैग करूंगा ना, तो ये जो आपका ये जो है ना, ये सेल इसकी भी वैल्यू में प्लस करेगा। पहले दैट वाज C7, in the next value it will be the rate for area, it will be C8 then C9। लेकिन मुझे तो सिर्फ ये पर्टिकुलर ये चेंज नहीं होना चाहिए, और ये वैल्यू चेंज होनी चाहिए। ऐसी बात है कि नहीं? जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो these value should not be changed, सर these value should be changed and this should not be changed। ये मुझे सेल वही यस। चाहिए, क्योंकि रेट तो सबके लिए एक रहेगा ना। तो सर अभी वही तो हुआ, मतलब वो ये सारी वैल्यू चेंज हुई हैं लेकिन वो नहीं हुई। ये हुई है, क्यों नहीं हुई? देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज सेल C7। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C7। यहाँ पे देखो आ गया ये C8। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया है, C9। यहाँ पे क्या आ गया है, C13। मुझे ये जो वैल्यू चेंज नहीं चाहिए, इट शुड बी C7। क्या होना चाहिए, ये C7, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इट शुड बी C7, इट शुड नॉट बी चेंज। अब इसके लिए क्या करूँगा, इस ओह। कॉन्सेप्ट को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। जब मैं किसी भी कॉलम या मैं किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज ही नहीं करना चाहता, मैं कहता हूँ वो वही रहे, C7 ही रहे सबके लिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँ, आई एम गोइंग टू प्लेस अ डॉलर साइन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सेल, और उसके बाद रो से भी पहले डॉलर साइन प्लेस कर दूंगा हेयर। अब मैंने यहाँ पे डॉलर साइन प्लेस कर दिया। अब देखना ये आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इफ आई एम गोइंग टू ड्रैग इट फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब देखें इट इज़ नॉट चेंजिंग। यहाँ पे भी आपका C7 है, यहाँ पे भी C7 है, सब में C7 है, बट दिस वन इज चेंजिंग बिकॉज आई वांट टू चेंज इट। और मैंने जिसको फिक्स किया दैट थिंग इज फिक्स्ड। और देखो हर जगह C7 है, बाकी चीज़ें जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज चेंजिंग। तो इस चीज़ को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। इसकी समझ आई है कि नहीं समझ आई? सर थोड़ी सी। क्या कंफ्यूजन है बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। सर एक पर स्क्वायर, मतलब एक ग्रास है उसकी, उसके रेट्स, मतलब उसके रेट्स ये लिखे हुए हैं ये जो ये बी। रेट ये रेट लिखा हुआ है, 4 रुपीज़ है।
पर स्क्वायर फीट। यस, पर स्क्वायर फीट उसके मतलब 4 रुपीज उसका रेट है। हाँ तो जी। एरिया ऑफ ग्राउंड चेंज नहीं होगा, वो मतलब एरिया ऑफ ग्राउंड के लिहाज से हमने नहीं। कॉस्ट में फॉर्मूला लगाया। हाँ जी। और और बेसिकली आपको ये सिनेरियो देने का पर्पस पता क्या था? पर्पस ये था कि जो ये वाली वैल्यू है ना, ये चेंज ना हो, बस ये सेम रहे, और बाकी सारी जो वैल्यू जिनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो चेंज है। जब यानी कि जब आप एक से पर्टिकुलर ये सेल। चेंज नहीं होंगी, मतलब पर स्क्वायर फुट चेंज नहीं होगा। हाँ मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 4 मल्टीप्लाई बाय, मतलब पर स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाय C10, और उसके नीचे भी। यानी कि आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ 4 लिख दूँ, यस। लेकिन वो पता क्या करेगा? 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12, वो इस तरह कर देगा। जैसे ये नहीं हुआ हुआ आपका? लेकिन वो एक अलग सिनेरियो है। लेट्स से कि हम कहते हैं कि मेरी ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ यही हो। लेट्स से कि मैं 4 यस। की जगह कोई भी वैल्यू प्लेस करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये जो सेल है ना वो चेंज ना हो। सेल एब्सोल्यूट रहे जो मुझे वो सेल चाहिए, और बाकी एक यस। और कोई पर्टिकुलर सेल है वो चेंज हो जाए। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो ये ग्राउंड्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। लेट्स से कि ये लाहौर का ग्राउंड है, ये कराची का ग्राउंड है, ये इस्लामाबाद का ग्राउंड है, ये ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है। दीज आर डिफरेंट ग्राउंड्स, ठीक है? और यस। लेकिन जो रेट है वो तो सेम है सबके लिए। तो मैं कहता हूँ कि इट शुड नॉट बी चेंज, दिस वैल्यू शुड नॉट बी चेंज, एंड इट शुड चेंज, दीज शुड बी चेंज। तो बस मतलब इसका C6 है ना, तो मतलब C6 के पास वो डॉलर साइन डाल देंगे, हाँ जी, सी से और उसके पहले बाद भी रेंज। हाँ जी, इट इज C7। यस। तो कॉलम सी है, तो कॉलम से पहले भी आपने डॉलर साइन प्लेस करना है, और उसके बाद रो यस। जो होगी आपकी, रो 7 है, तो मैंने उससे पहले भी डॉलर साइन प्लेस करना है। तो अगर ओके, मैं और इसको उसके बाद फिर रेंज दे देनी है। हाँ वो रेप्लिकेट कर दूंगा, तो वो जो है ना आपकी, वो चेंज कभी भी सेल चेंज नहीं होने लगा। ओके। ओके। अब ये है हमारे कुछ बेसिक फार्मूलाज। बाकी जो फार्मूला एक है और कंप्लीट का फार्मूला, दैट इज वी लुकअप, एच लुकअप, वो हम पास पेपर सॉल्व करेंगे, उसी में इंप्लीमेंट करेंगे क्योंकि उसके लिए फाइल्स की ज़रूरत होती हैं। बाकी ऑलमोस्ट जो बेसिक फार्मूला है वो हमने इंप्लीमेंट किए हैं, और जो रह गया इंशाल्लाह ताला वो पास पेपर की क्वेश्चन में आपके हो जाएंगे, ठीक है? ओके। So you will find these this file as well as you will find the link of this file in the description of the video. Okay, so मैं ओके ये सर, और जी जी बोले।